हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, तो हमारा जो यह क्लास होगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी स्पेशल होगा। और फ्रेंड्स, आपके जो है जीव विज्ञान से संबंधित यानी बायोलॉजी से संबंधित जो है आज की इस क्लास में इसके परिचय को पढ़ेंगे यानी इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, जितने सारे यहाँ पर क्लास होंगे आपके चैप्टर बाय चैप्टर जो है एक एक करके समाप्त कर दिए जाएंगे। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन होगा यानी बायोलॉजी का परिचय होगा, इसमें अध्याय 1 को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क फ्रांस और ट्रेविरेनस जर्मनी ने किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया कि विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान पर हम इसका अध्ययन करते हैं तो समस्त जीवधारियों का, समस्त सजीवों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है तो लेमार्क ने किया है। कब किया है? 1801 ईस्वी में। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लेमार्क ने किया है। जो लेमार्क कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। और ट्रेविरेनस जर्मनी ने किया है। फ्रेंड्स, एग्जाम पर सीधे सवाल यह पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग जो लेमार्क ने किया है, तो लेमार्क जो है किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। आपको याद रखना, लेमार्क फ्रांस के निवासी थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1801 ईस्वी में किया है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हें जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण जो है इसे यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद है अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के पिता दोनों ही क्या है? अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों ही अरस्तु होंगे। जीव विज्ञान के जनक किससे कहते हैं? अरस्तु को। इसके बाद जंतु विज्ञान का जनक किससे कहते हैं? अरस्तु को ही कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम, अरस्तु का प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक पर जो है 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टर को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टर को, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लैंटिनम नामक पुस्तक लिखी है। तो थियोफ्रेस्टर कौन सा पुस्तक लिखा है? तो हिस्टोरिया प्लैंटिनम नामक पुस्तक लिखी थियोफ्रेस्टर ने। और यहाँ पर हिस्टोरिया एनिमिलियम अगर पूछेंगे तो हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो यहाँ पर जो फादर ऑफ जूलॉजी यानी अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक ये हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक लिखे हैं जिसमें 500 जंतुओं का वर्णन किया था। और थियोफ्रेस्टस जो है फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक, और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लैंटिनम। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब जो है जीव का जो नामकरण किया गया है तो इस जो द्विनाम पद्धति के बारे में जान लेते हैं। तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। ये जो द्विजगत सिद्धांत है यह किसने दिया है? कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत यानी किंगडम एनिमल और पादप जगत किंगडम प्लांटी में बांटा है। दो भाग में किस में बांटा है द्विजगत सिद्धांत में? तो एक हो गया आपका पादप जगत और एक हो गया जंतु जगत। ये दो भागों में बांटा है। लिनियस को वर्गी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? लिनियस को। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? तो लिनियस को। लिनियस का पूरा नाम हो गया कैरोलस लिनियस, तो इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। जीवों के नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है कैरोलस लिनियस ने कब प्रचलित किया है? तो 1753 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1753 ईस्वी में। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति है। तो कैरोलस लिनियस के अनुसार जो द्विनाम पद्धति है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो जिसमें पहला शब्द वंश आते हैं और दूसरा जाति आते हैं। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है। होमो क्या है? क्योंकि यहाँ पर कहा गया लिनियस ने जो 2 भागों में बांटा है वंश और शब्द जाति शब्द में, तो पहला आपका हो गया होमो सैपियंस में पहला क्या हो जाएगा? होमो उस वंश का नाम है और जिसका एक जाति सैपियंस है, इसीलिए मानव का हो गया साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस है। तो ये को याद रखना है। तो द्विनाम पद्धति जो है किसने दिया है? जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने कब? 1753 ईस्वी में। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए
हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों को अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटकर यानी RH व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 वर्गों में किसने बांटा है? तो आधुनिक जीव विज्ञान में जो सर्वाधिक मान्यता है तो व्हिटकर का, इसे व्हिटकर याद रखना है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? तो व्हिटकर ने। उन्होंने जीवों की जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। उन्होंने जीवों को जो है जगत में यानी 5 बड़े वर्गों में बांटा है। तो ये 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु, ये आपको 5 जगत किसने बांटा है? आपको तो ये पांचों तो आपको याद रखना ही है, लेकिन ये किसने बांटा है तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये व्हिटकर के अनुसार है। किसका अनुसार है? तो RH व्हिटकर ने 5 जगत में वर्गीकरण यानी 5 जगत में वर्गीकरण किया है RH व्हिटकर ने। तो ये 5 जगत हो गया आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। आपको याद रखना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। अब मोनेरा क्या है? मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। मोनेरा पर जो है, मोनेरा जगत पर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है और मोनेरा पर जो है केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। और मोनेरा पर जो है यानी प्रोकैरियोटिक जीव पर जो है इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है और इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण के स्तर पर यह स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मित्रजीवी, परजीवी, दोनों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। और ये जो है पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी होते हैं। रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी या परजीवी, दोनों बैक्टीरिया, इसके बाद माइकोप्लाज्मा आदि, ये सब क्या है? ये आपके मोनेरा के भाग हैं। अब है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इनमें जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा पर कौन से जीव आते हैं? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोषीय भी होते हैं। कौन? प्रोटिस्टा। यथा केल्प या समुद्री घास प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखना कि प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। कौन? तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच जो है कड़िका के कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में जो है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है और इस पर जो है केंद्रिका झिल्ली भी पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। प्रोटिस्टा स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं प्रोटिस्टा। उदाहरणार्थ यानी उदाहरण स्वरूप एक कोशिकीय शैवाल, इसके बाद है डाईएटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं। ये सारे जो है प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। अब है कवक, जिसे फंगी कहते हैं। कवक को क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। कवक यानी फंगी, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। फंगी क्या है? कवक क्या है? तो एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी होते हैं और ये क्या होते हैं? विषमपोषी होती हैं, जो पोषण के लिए जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। और कवक को क्या यानी फंगी को मृतजीवी भी कह दिया जाता है, क्योंकि यह पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिका क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति यानी सेल्यूलोज उपस्थित पाई जाती है। कवक पर क्या पाई जाती है? तो एक काइटिन नामक जटिल शर्करा पाई जाती है, जो कोशिका भित्ति यानी सेल्यूलोज पाई जाती है, जो किसकी बनी हुई है? या कोशिका भित्ति की बनी, जो शर्करा की बनी हुई है। कवकों में काइटिन नामक एक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि कवक पर जो है ये शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति यानी जिस सेल्यूलोज पाई जाती है। ईस्ट इसके बाद पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। और ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम, मशरूम, या किस जगत के सदस्य हैं? तो कवक जगत के सदस्य हैं। अब है पादप, जिसको प्लांट कहते हैं। पादप यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। पादप क्या है? तो सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पादप जो है स्वयं का भोजन बनाते हैं, ये आपको तो मालूम ही होगा।
भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं, यानी जितने भी क्लोरोफिल धारक है वो सारे क्या है पादप के अंतर्गत आएंगे। इनका शरीर उत्तकों एवं अंगों से निर्मित होता है, और इनका शरीर जो है उत्तकों एवं अंगों से निर्मित होता है। अब है जंतु, हमारा पांचवा जो है जंतु एनिमिलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी होलोजोइक, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। किसमें? एनिमिलिया पर, यानी जंतु पर। इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। किन्हें मेटाजोआ कहते हैं? तो जंतु जगत को मेटाजोआ भी कहते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। किसके? ये सारे जितने भी है जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है, यानी जंतु जगत के अंग है। जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। अब जीव विज्ञान के फ्रेंड्स प्रमुख जनक कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लिनियस को कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। अनुवांशिका का जनक किसे कहा जाता है, माना जाता है? तो मेंडल को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। और भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो बीरबल साहनी को कहते हैं। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक है। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो विलियम एस गार्ड ने किया है। हरित क्रांति शब्द का जो प्रतिपादन किया है विलियम एस गार्ड ने किया है। जबकि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व स्तरीय हरित क्रांति के जनक कहेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वह जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी जीव विज्ञान की शाखाएं से संबंधित ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से जितने भी है, जैसे कि शाखा आप हो गया कोशिका साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी पर कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन किया जाता है। आकारिकी यानी मोर्फोलॉजी जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा यह जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होगा, जिनमें जितने सारे शाखा है सारे शाखाओं को कवर कर लेंगे। और ये जो फ्रेंड्स क्लास है इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पर जो है इससे सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।